नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। उपराष्ट्रपति बीजेपी से ही होगा, ये तय माना जा रहा है और इसे लेकर अब कई सारे नामों की चर्चा हो रही है। कई सारे नाम इस लिस्ट में शामिल हैं और ये बात साफ स्पष्ट हो चुकी है कि बीजेपी से ही उपराष्ट्रपति पद के लिए जो नाम है वो निकलकर सामने आएगा। बता दें आपको कि 19 तारीख को एनडीए के वरिष्ठ नेताओं की एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद रहेंगे और इसी बैठक में उपराष्ट्रपति के नाम पर मुहर लग सकती है। इस बीच कौन कौन से नाम निकलकर सामने आ रहे हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए, ये क्यों एक मजबूत दावेदार है, विस्तार से समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप इस बोर्ड पर देख सकते हैं कि ये सारे जो चेहरे हैं ये बीजेपी से, हमने आपको कहा कि अगला उपराष्ट्रपति होगा और ये सारे चेहरे हैं जिनके नामों की चर्चा इस वक्त काफी ज्यादा हो रही है। तो इस लिस्ट में किसका किसका नाम शामिल है समझिए। पहला नाम है दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना का, दूसरा नाम है बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद का, तीसरा नाम है कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत का, अगला नाम है सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर का, इसके बाद जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का नाम भी शामिल है और अंत में संघ से जुड़े वरिष्ठ विचारक शेषाद्रिचारी का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है। यानी ये वो लिस्ट है जिसमें कई सारे नाम निकलकर सामने आ रहे हैं और अब ये क्यों एक बेहतरीन दावेदार हैं इस पद के लिए, एक एक करके समझिए। तो सबसे पहले जो है विनय सक्सेना के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। तो विनय कुमार सक्सेना का राजनीतिक करियर पारंपरिक राजनीति से बहुत ज़्यादा जो है सामाजिक और प्रशासनिक गतिविधियों से जुड़ा रहा है। सक्सेना ने अपने करियर की शुरुआत 1984 में राजस्थान में जेके ग्रुप ऑफ कंपनीज के सहायक अधिकारी के रूप में की थी। बाद में वो गोलेरा बंदरगाह परियोजना के सीईओ और निदेशक बने। इसके बाद 1991 में सक्सेना ने गुजरात के अहमदाबाद में इस गैर लाभकारी संगठन यानी एनजीओ की स्थापना की और सक्सेना ने मेघा पाटकर और तिश्ता सीतलवाड़ के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी, विशेष रूप से नर्मदा बांध परियोजना के विरोध को लेकर। उनके एनजीओ ने इस दौरान सरदार सरोवर परियोजना की बाधाओं को दूर करने में भूमिका निभाई थी। अब ऐसे में 25 अक्टूबर 2015 से 23 मई 2022 तक सक्सेना ने केवीआईसी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है और 26 मई 2022 से सक्सेना ने दिल्ली के उपराज्यपाल का पद जो है संभाला है। तो ऐसे में एक लंबा इनका भी राजनीतिक सफर रहा है, राजनीतिक करियर रहा है, जो कि उन्हें भी एक उम्दा दावेदार जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए बना रहा है। अगला जो अगर हम बात करेंगे लिस्ट में नाम की, तो जो अगली नाम निकलकर सामने आ रही है इस लिस्ट में, अगला नाम है आरिफ मोहम्मद का। तो आरिफ मोहम्मद के राजनीतिक करियर के बारे में भी जान लीजिए और ये भी समझिए कि उपराष्ट्रपति पद के लिए एक सुटेबल दावेदार कैसे बन रहे हैं। तो आरिफ मोहम्मद खान एक भारतीय राजनेता, विद्वान और वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में कई दलों के साथ काम किया और सामाजिक सुधार, विशेष रूप से मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधारकों के लिए अपनी प्रगतिशील सोच के लिए जाने जाते हैं। उनका करियर छात्र राजनीति से शुरू होकर केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्यपाल के पद तक फैला है। 1977 में 26 साल की उम्र में खान उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए सियाना यानी बुलंदशहर से चुने गए, जहां उन्होंने जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व जो है किया। खान ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होकर कानपुर से लोकसभा चुनाव जीता और इंदिरा गांधी सरकार में सूचना और प्रसारण के डिप्टी मिनिस्टर बने। इसके बाद खान ने जनता दल में शामिल होकर बहराइच से लोकसभा चुनाव जीता और वीपी सिंह सरकार में नागरिक उड्डयन और ऊर्जा मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री बने। 1998 में बहुजन समाज पार्टी में शामिल होकर बहराइच से फिर लोकसभा में चुने गए। इसके बाद 24 दिसंबर 2024 को खान को बिहार का 42वां राज्यपाल नियुक्त किया गया और उन्होंने 2 जनवरी 2025 को पदभार जो है
ग्रहण किया। यानी आरिफ मोहम्मद खान का भी एक लंबा चौड़ा राजनीतिक करियर रहा है, जो इस पद के लिए यानी उपराष्ट्रपति पद के लिए उन्हें एक मजबूत दावेदार जो है बना रहा है। इस लिस्ट में कई नाम शामिल हैं और इस लिस्ट में अब आगे चलते हैं। अगला नाम जो है इस लिस्ट में उपराष्ट्रपति की रेस में जो है वो है थावर चंद गहलोत का। इनके बारे में भी जान लीजिए, इनका राजनीतिक करियर कैसा रहा है ये भी जान लीजिए, तो आप समझ पाएंगे कि उपराष्ट्रपति पद के लिए ये भी एक मजबूत दावेदार है। तो थावर चंद गहलोत एक भारतीय राजनेता है जो वर्तमान में कर्नाटक के 13वें राज्यपाल है। वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और दलित समुदाय के प्रमुख चेहरों में से एक है। यानी ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो उन्हें एक स्ट्रॉन्ग दावेदार जो है बनाता है उपराष्ट्रपति पद के लिए। आगे उनके राजनीतिक करियर की बात करें तो 1965 से 1975 तक गहलोत ने ग्रासिम इंडस्ट्रीज नागदा जंक्शन में काम किया और ग्रासिम इंजीनियरिंग श्रमिक संघ के सचिव को केमिकल श्रमिक संघ के कोषाध्यक्ष भी रहे। 1975 से 76 में आपातकाल के दौरान वो 54 डेज तक जो है भैरवगढ़ जेल उज्जैन में बंद रहे। 1962 से 1977 तक गहलोत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े और नागदा जंक्शन में आरएसएस शाखा के नगर कार्यवाहक और सचिव रहे। इसके बाद 1980 से 1990 और 1993 में मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए, वो भी 3 बार। गहलोत ने 1996, 1998, 1999 और 2004 में शाजापुर मध्य प्रदेश से लोकसभा चुनाव जो है जीता था। यानी एक बहुत ही शानदार करियर रहा, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक फैला हुआ इनका करियर है। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जीत कई बार दर्ज की है। एक मजबूत नेता के तौर पर जाने जाते हैं। एक फेमस जो है दलित अगर नेताओं की बात करें तो समुदाय से आने वाले प्रमुख शहरों में से एक माने जाते हैं। अब ऐसे में 2014 से 2021 में नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और आधिकारिता का मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री रहे। गहलोत ने बीजेपी की अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रभारी के रूप में भी काम किया है और दलितों और गरीबों के उत्थान के लिए प्रयास किए हैं। तो अब देखिए कि एक लंबा चौड़ा इनका भी राजनीतिक करियर रहा है और इसमें कई सारे ऐसे भी पॉइंट्स रहे हैं जो उन्हें एक मजबूत कैंडिडेट बना रहा है। अब इस लिस्ट में आगे चलते हैं। एक और नाम जो निकल कर आ रहा है वो है ओम प्रकाश माथुर का, जो कि एक भारतीय राजनेता है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वर्तमान में सिक्किम के 18वें राज्यपाल हैं। तो ये सिक्किम के राज्यपाल हैं, इनका भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। इनके राजनीतिक करियर के बारे में भी थोड़ा समझिए। 20 वर्ष की आयु में माथुर आरएसएस से जुड़े और प्रचारक के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। 1988 में माथुर औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में जो है शामिल हो गए। 1990 से 2002 के बीच में गुजरात बीजेपी के महासचिव के रूप में कार्य किया। 2002 से 2008 के बीच में माथुर ने उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात में बीजेपी के केंद्रीय प्रभारी के रूप में काम किया। 2004 से 2005 के बीच में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव रहे। 2005 से 2008 के बीच में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रहे। 2008 से 2009 के बीच में राजस्थान बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष रहे और इस कार्यकाल में उन्होंने राजस्थान में पार्टी की स्थिति को सुदृढ़ किया और आज की डेट में जो है वो वर्तमान में सिक्किम के 18वें राज्यपाल है। तो आप समझिए कि कई सारे जो इनके काम है, जो इनका एक ये लंबा एक राजनीतिक करियर है, ये भी इन्हें एक मजबूत दावेदार इस पोस्ट के लिए बना रहा है। अब इस मामले में एक और नाम जो आया है, एक और जो इस लिस्ट में नाम है वो है मनोज सिन्हा का, जो वर्तमान में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में 7 अगस्त 2020 से कार्यरत है। अब उनकी अगर हम बात कर ले तो उनकी सादगी की काफ़ी चर्चा रहती है, उनकी एक इमेज की काफ़ी चर्चा है जो उन्हें इस पद के लिए एक मजबूत उम्मीदवार बना रहा है। इनके राजनीतिक करियर के बारे में भी समझिए। उनकी जो सादगी, भ्रष्टाचार मुक्त छवि और जमीनी जुड़ाव ने उन्हें एक लोकप्रिय नेता बनाया है। ऐसे में उनका राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से शुरू होकर केंद्रीय मंत्रिमंडल और उपराज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण पदों तक फैला हुआ है। अब ऐसे में इनका राजनीतिक करियर क्या रहा? छात्र से शुरुआत हुई, छात्र राजनीति से, और आज जम्मू कश्मीर के जो है उपराज्यपाल हैं। अब ऐसे में सिन्हा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP के कार्यकर्ता के रूप में की थी। 1989 में सिन्हा बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य बने, जिससे उनका औपचारिक राजनीतिक करियर
करियर शुरू हुआ। 1996 में सिन्हा ने गाजीपुर लोकसभा सीट से पहली बार चुनाव जीता। बसपा के यूनुस को 1,05,499 मतों से उन्होंने हराया। 1998 में वे समाजवादी पार्टी यानी सपा के ओम प्रकाश से 17,173 मतों से जो है हार गए थे। इसके बाद 1999 में उन्होंने सपा के ओम प्रकाश को 11,033 मतों से हराकर 13वीं लोकसभा में वापसी की और आज की डेट में वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में वो कार्यरत है। जैसे में आपने मनोज सिन्हा के बारे में भी जान लिया, उनके राजनीतिक करियर को भी जान लिया। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस लिस्ट में कई सारे नाम शामिल हैं और इस लिस्ट का अंत इस आखिरी नाम के साथ हो रहा है, क्योंकि आपको बताया कि हमने 5-6 से स्पेसिफिक नाम है जो उपराष्ट्रपति पद के लिए चल रहे हैं। आखिरी जो नाम है वो है शेषाद्री रामानुजनचारी का, जो एक भारतीय राजनेता, पत्रकार, लेखक और विदेश नीति के विशेषज्ञ हैं। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं। 4 वर्ष की आयु से चारी आरएसएस की शाखाओं में जाने लगे और किशोर अवस्था में ही सक्रिय रूप से शामिल हुए। वे मुंबई में एक शाखा के मुख्य शिक्षक बने, जिसमें मुख्य रूप से केरल के दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। इस दौरान उनकी मुलाकात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की नेता जो है अहल्या रंगनेकर और बीटी राणा डीवे से हुई, जिसके साथ उन्होंने वैचारिक चर्चाएं की। आपातकाल के समय यानी 1975 से 1977 के दौरान चारी आरएसएस द्वारा प्रायोजित लोक संघर्ष समिति के हिस्से के रूप में सक्रिय रहे, सत्याग्रह किया और मुंबई के आर्थर रोड जेल में कैद भी रहे। तो इनका नाम भी सामने आ रहा है, ये भी एक मजबूत कैंडिडेट बताए जा रहे हैं। अब नंबर गेम की बात कर लेते हैं, क्योंकि नंबर गेम जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये तो कहा जा रहा है कि बीजेपी का उपराष्ट्रपति होगा, लेकिन फिर मामला वही है नंबर गेम का। नंबर में कितनी मजबूती है एनडीए की, नंबर गेम में बीजेपी कितने आगे है और कैसे अपने उपराष्ट्रपति को बनाने के लिए बीजेपी जो है इस नंबर गेम में बाजी मारती नजर आ रही है, ये भी जरा समझ लीजिए। तो नंबर गेम की बात करें यानी क्या है संख्या बल, अगर इसकी बात करें तो संख्या बल के हिसाब से देखें तो एनडीए के पास पर्याप्त संख्या में संख्या बल मौजूद है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य वोट करते हैं। निर्वाचन मंडल से जो है जिसमें संसद के दोनों सदनों के कुल 788 सदस्य, वर्तमान में 782 सदस्य जो है शामिल है। अब ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के अलावा मनोनीत सदस्य भी शामिल है। निर्वाचक मंडल का मौजूदा प्रभारी संख्या 782 है, जिसमें सत्तारूढ़ एनडीए को करीब 425 सदस्यों के समर्थन के साथ बढ़त हासिल है। यानी नंबर गेम में एनडीए ने बाजी मार ली है और उनके पास पर्याप्त समर्थन है। इंडी गठबंधन के पास 300, वहीं राज्यसभा की बात करें तो इसमें 18 सदस्य ऐसे हैं जो सत्ता या विपक्ष किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है। इनमें बीजेडी, वाईएसएस, आरसीपी और भारत राष्ट्र समिति है। केवल बीजेपी का अगर संख्या बल देखें तो लोकसभा में बीजेपी के पास 240 सदस्य हैं और राज्यसभा में 102 सदस्य हैं। और ऐसे में एनडीए इस नंबर गेम में जो है वो विन विन के सिचुएशन में है और इसी वजह से वो अपना उपराष्ट्रपति जो है बना सकती है। और आपको बता दें कि जो नाम की चर्चा चल रही है, हमने आपको ऐसे 6 नाम बताया, उनके राजनीतिक करियर के बारे में बताया और साफ तौर पर बताया कि क्यों इन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए एक मजबूत दावेदार के तौर पर जाना जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है वो बड़े विस्तार से बताया है और इस मामले पर अब आपकी जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।